Hello dear students, in this video we will be discussing about the random effect models. Okay, हमने लास्ट वीडियो में हमने पहले क्या डिस्कस कर लिया है कि हमने फिक्स इफेक्ट मॉडल भी डिस्कस कर लिया है. ओके, हमने पूल डाटा OLX मेथड भी डिस्कस कर लिया है. ठीक है, पैनल डाटा के बारे में. अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या होता है. ठीक है, फिक्स इफेक्ट मॉडल में हमने क्या देखा था कि फिक्स इफेक्ट मॉडल में फिक्स इफेक्ट मॉडल individual specific heterogeneity affect the independent variable. ओके, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं यहाँ, जैसे मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट लिख रहा हूँ. ओके, इसको मैं लिख रहा हूँ β1i, ठीक है, प्लस β2 QIT, ठीक है, β3 PFIT प्लस β4 LF लोड फैक्टर प्लस एरर टर्म. ओके, अब यहाँ पे देखिए कि हर फॉर्म का, जैसे मैंने 6 फॉर्म का एग्जांपल दिया था, एयरलाइंस का एग्जांपल दिया था कि 6 फॉर्म है एयरलाइन की, अलग अलग फॉर्म्स है. तो वहाँ पे देखिए हर फॉर्म का अपना एक एफर्ट्स होता है जिसके कारण उसका कॉस्ट फंक्शन अलग हो जाता है. ठीक है, तो हर फॉर्म का अपना एक अलग इफेक्ट होता है. तो जब फॉर्म स्पेसिफिक इफेक्ट होता है, जो ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं, ये एक्सप्लेनेटरी है, ये है, तो इनको इफेक्ट करेगा, तो उस केस में तो हम फिक्स इफेक्ट मॉडल का यूज करेंगे. किसका करेंगे? फिक्स इफेक्ट मॉडल का. पर जब इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो होता है फॉर्म की, जो अपनी इंडिविजुअल स्पेसिफिक जो फॉर्म का इफेक्ट होता है, जो इन इंडिपेंडेंट जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो सीधा ही हमारे इस चीज़ को इफेक्ट करेगा. किसको करेगा? हमारे इंटरसेप्ट को ये इफेक्ट करेगा, इनको इफेक्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो रैंडम होता है. उसको क्या बोलते हैं? रैंडम इफेक्ट मॉडल होता है. इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट्स आर रैंडम एंड अनकोरिलेटेड विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स. क्या हो गया? रैंडम इफेक्ट मॉडल के बारे में क्या हो गया? रैंडम इफेक्ट मीन्स इंडिविजुअल specific effects are random and uncorrelated with explanatory variable. ठीक है, ये एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के साथ कनेक्ट नहीं होते हैं. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कहाँ रैंडम इफेक्ट मॉडल का यूज करना है, कहाँ फिक्स इफेक्ट मॉडल का यूज करना है. ठीक है, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर है. अब आगे हम मूव करेंगे कि इसको कैसे करना है. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैंने ये ऐड किया था β1i जो मैंने लिखा हुआ है. तो देखिए ये β1i, ठीक है, β1i, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं β1 प्लस हमारा ये EI कर दिया मैंने. ठीक है, एरर टर्म कर दिया. ठीक है, तो देखिए एरर टर्म कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो फिर अगेन हम टोटल कॉस्ट को करेंगे, तो ये आ जाएगा β1 प्लस β2 ये QIT, ओके, प्लस β3 और ये PFIT प्लस β4 LFIT प्लस ये एरर आ गया EI प्लस ये UI. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एरर टर्म दो तरह के तरीक़ों से आ गए. ये जो मैं से एप्लिकेशन बोल दो या कुछ भी बोल दो, ई से आप सिंपल तरीके से करना है. तो ठीक है, ये ई को मैं डिनोट कर रहा हूँ, आगे यू को कर रहा हूँ, तो ये दो अलग अलग तरह के आ गए हमारे. ठीक है, ये जो ई वाला पार्ट है ये अच्छी मैनेजमेंट है, ये फॉर्म स्पेसिफिक इफेक्ट है, ये उसको बता रहा है. पर ये यहाँ पे जितने भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल हैं, ये हैं, इनको इफेक्ट नहीं कर रहा है. तो ये सीधा कहाँ जाएगा? यहाँ पे जाएगा. ठीक है, इसके साथ प्लस हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जितनी भी 6 एयरलाइंस है सबके लिए अलग अलग आएगा. तो ये क्या आ जाएगा? सबके लिए अलग अलग आएगा. इस तरह से ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया और ये 6 आ गया. ठीक है, अब आपको अगर इंटरसेप्ट टर्म को कैलकुलेट करना है, सबके लिए अलग से करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐड करना पड़ेगा. किसको?
अगर पहली फॉर्म के लिए यूज करना है तो ये बीटा 1 प्लस ये एरर टर्म, ठीक है। दूसरी के लिए करना है तो बीटा 2 प्लस ये एरर टर्म, ठीक है। इसी तरह तीसरी के लिए करना है आपको, थर्ड के लिए करना है तो आपको करेंगे बीटा, ये हर जब बीटा 1 प्लस ई 3 कर देंगे आप, ठीक है। ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड करते जाओगे तो सबके आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज वैल्यू, सॉरी ये इनका इंटरसेप्ट टर्म आ जाएगा। सबके लिए जो हल फॉर्म के लिए अलग से इंटरसेप्ट टर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और भी आपको चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जितने भी एरर टर्म है, जिसको मैं इसको एरर टर्म लिख रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसका मीन वैल्यू 0 होगा, ठीक है। और इसका वेरिएंस हमारा कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसी तरह जो u वाला है तो ये भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, मीन वैल्यू 0 होगा और इसका वेरिएंस भी इसका कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, ये दोनों केस में होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस चीज़ को ये वायलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। देखिए ये, अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जो एरर टर्म है ये किसी तरह से भी एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल के से लिंक नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको इस मॉडल को यूज करना है नहीं करना है, और जैसे वेरिएंस आप निकालेंगे तो पूरा वेरिएंस जो आपका एरर टर्म का जैसे निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका इसका ई वाले का वेरिएंस प्लस आपका यू वाले पार्ट का वेरिएंस, तो टोटल करके ये वेरिएंस आएगा आपका, ठीक है। और आगे आपको देखना है कि ये मॉडल सही है गलत है, तो इसके लिए कौन सा हम टेस्ट यूज करते हैं ये भी ध्यान रखना है। इसको करते हैं हम, इसको कहते हैं होसमैन टेस्ट, ठीक है। तो होसमैन टेस्ट है, इसकी नल हाइपोथेसिस क्या आ जाती है, ठीक है, नो डिफरेंस बिटवीन फिक्स इफेक्ट मॉडल एंड रैंडम इफेक्ट मॉडल, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास क्या आ जाएगी कि डिफरेंस एग्जिस्ट, ठीक है। अगर हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट आता है, ठीक है, अगर हमारा रिजल्ट सिग्निफिकेंट आता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम, रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस, हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और कौन सा मॉडल यूज करेंगे हम, फिक्स इफेक्ट मॉडल। अब हम किसकी तरफ जाएंगे, फिर हम फिक्स इफेक्ट मॉडल की तरफ हम जाएंगे, फिर उसी मॉडल के थ्रू हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आप जैसे कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे मैं गुजराती से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे गुजराती से एग्जांपल लिया तो जैसे उसमें क्या आ रहा था, एरर टर्म सी कितना आ रहा था, जैसे अगर सी आ रहा है 107,429 ये आ रहा है, ठीक है। और क्यू का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, ठीक है, बीटा 1 का कोफिशिएंट ऊपर आ गया, और क्यू का आ रहा है 2288588 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह पी एफ का कितना आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं बुक में 1.12, ठीक है। और एल एफ का कितना आ रहा है, एल एफ का आ रहा है -3084994, देखिए ये तीनों जो हैं ये सबके लिए सेम है, ठीक है, पर सी अलग आ रहा है, ठीक है। अब देखिए सबके लिए ई वाला जो है, ये एरर टर्म जो है, जो मैंने बताया था ऐसे, ये सबके लिए अलग आ रहा है, ठीक है। 1 के लिए अलग आ रहा है, हर फॉर्म के लिए अलग आ रहा है, ठीक है। तो 1 के लिए क्या आ रहा है, ये 1 के लिए आ रहा है -270,615, ठीक है। उसी तरह 2 के लिए क्या आ रहा है, ये यहाँ पे 2 के लिए आ रहा है -876। अब आपको क्या करना है, अगर आपको फॉर्म 1 का इंटरसेप्ट निकालना है तो आप क्या करेंगे, तो ये सी वाला इंटरसेप्ट है 107, ठीक है, 29, और ये प्लस ये क्या है माइनस में, ठीक है, तो ये -270,615, तो इसको करेंगे तो ये आगे जो भी आप कैलकुलेट करेंगे जो भी आएगा ये, ठीक है, तो वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा कुछ ऐसे -163,185.7, ठीक है। तो ये इसी तरह आप दूसरों का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ये है कि आपको सेपरेट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है, पर ये मॉडल भी काफ़ी इफ़ेक्टिव है। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि यहाँ पे अलग अलग तरह के 3 तरह के मॉडल हमने डिस्कस किए। तो सबसे पहले कौन सा मॉडल डिस्कस किया था मैंने, पूल
पूल डेटा OLS मॉडल, ठीक है, OLS मॉडल किया था। फिर दूसरे बाद मैंने फिक्स इफेक्ट मॉडल, ठीक है। फिर थर्ड में किया था रैंडम इफेक्ट मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जब ये हमारा टेस्ट में जैसे कौन सा ये ब्रूस पैगन जो हम मोड टेस्ट करेंगे, अगर उसमें रिजेक्ट हो जाते हैं तो फिर आगे आके आप 2 टेस्ट यूज करेंगे। देखो इस टेस्ट को भी हम होशमन टेस्ट से करेंगे। अगर ये रिजेक्ट हो जाता है तो फिर फाइनल में जाके हम इस 2 वाले टेस्ट की 2 वाले की तरफ जाएंगे, ठीक है। वो हमें ज़्यादा रिलायबल रिजल्ट देगा, ठीक है। 2 और 3 में क्या डिफरेंस होता है कि जो इंडिविजुअल स्पेसिफिक इफेक्ट होता है, जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल जो होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है इस केस में, ठीक है। और इस थर्ड वाले केस में एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल को नो इफेक्ट, इनको नहीं करता। तो इससे आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल था। हमने अगर आपने पीछे बेसिक इकोनोमेट्रिक्स के वीडियो देखे हुए हैं तो इनको करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।